हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनएससीसी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हाफ ईयरली चल रही है, हाफ ईयरली आने वाली है। कुछ के पेपर्स थोड़े से आगे हैं, कुछ के पेपर्स कल या परसों भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा सा एक रिवीजन दे दिया जाए। इसमें प्रिसाइसली हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स को। वे विल कवर अप्रॉक्सीमेटली हर टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, बट वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में, लेकिन मैक्रो 12th में, माइक्रो 11th में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा, आपको लेके जाना चाहूंगा इकोनॉमी वर्ड पे। सर इकोनॉमी मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो दोस्तों, इकोनॉमी मतलब होता है अ सिस्टम which provides earn a living and at the same time and means to work। ओके सर, अब ध्यान से समझो। आपके आसपास देखो, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, एजुकेशन, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज है, पीवीआर है, कैफे है। हर ये चीज जहां पर भी, जिन भी एरियाज में, जिन भी इंस्टीट्यूशन, जिन भी कंपनी, जिन भी फर्म, जिन भी एसोसिएशन में अगर ये काम हो रहा है कि वहां पर लोगों को काम मिल रहा है और उस काम के लिए उनको क्या मिल रहा है? जीवन जीने के लिए पैसा। तो वो पूरा एक जो प्रोसेस है जहां से ये मिलेगा, जो सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इकोनॉमी। लेकिन ध्यान से रख समझना, ये काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए? मीन्स टू वर्क, और पैसे कमाने के लिए बेसिकली इकोनॉमी को 3 काम करने बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए, मीन्स टू वर्क के लिए और अर्न अ लिविंग के लिए आपको 3 काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है उसमें कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, फिर से मैं बोलूंगा प्रोडक्शन, तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? कैपिटल फॉर्मेशन। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। कंजम्पशन क्या होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है तो वो क्या कर रहा है? पहले तो मीन्स टू वर्क, कोई काम करके दे रहा है। और काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे कुछ न कुछ चीजें क्या करनी होंगी? कंज्यूम करनी होगी। क्या करनी होगी? कंज्यूम करनी होगी। और जो भी इंसान कंज्यूम करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्यों कर रहा है? वो पैसे क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसे कोई अपनी वांट फुलफिल करनी। क्या बोला सर ने आपने? वांट फुलफिल करनी है। वांट फुलफिल करने के लिए उसे चाहिए पैसे, और पैसे किससे मिलने वाले हैं? इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को पैसे प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करके। ठीक है सर, तो ध्यान से समझना, कंजम्पशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू क्या? सर थ्रू क्या? वांट्स कैसे फुलफिल होती है भैया? परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है प्रोडक्शन। ध्यान से समझो, ये मीन्स टू वर्क जो है, मीन्स टू वर्क है, ये सभी लोग काम कहां करेंगे? चाहे कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला, कोई सुपरवाइजर हो सकता है। हर कोई काम जो जिसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिल रहा है, तो कोई ना कोई काम, हर चीज का रिजल्ट दो होता है, चाहे वो गुड्स बना रहा होगा या सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, मेरे साथ बोलो, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू किसमें? फिनिश गुड्स में। सर फिनिश गुड्स क्या होता है? सर रॉ मटेरियल क्या होता है? फिनिश गुड्स मतलब होता है जिसे एज इट इज खरीद कर कंज्यूमर यूज कर सकता है। रॉ मटेरियल मतलब होता है, रॉ मटेरियल वो चीज है जो हेल्प करती है, जिसे कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। सर एक एग्जांपल हो जाए, रॉ मटेरियल में ले लेता हूं भैया मैं चेयर, और फिनिश गुड्स में मैं ले लेता हूं क्या? सॉरी, रॉ मटेरियल में ले लेता हूं मैं वुड, और फिनिश गुड्स में क्या ले लेता हूं मैं? चेयर। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मशीन्स। तो अगर कोई भी फर्म मशीन परचेस कर रही होगी ना दोस्तों, उसको बोलेंगे अपन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे एक और वर्ड से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो अब ध्यान से समझो, सर इकोनॉमी पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इकोनॉमिक से हम लोग जा पाएंगे इकोनॉमिक्स तक। कहां पर जा पाएंगे? इकोनॉमिक्स तक। ध्यान से समझना दोस्तों, वीडियो को पॉज ना करें, आपका टाइम एक्स्ट्रा चला जाएगा। जिस स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं उस स्पीड में सुनते जाना। ओके, दूसरा वर्ड अपन डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी से बड़ा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक पूरा कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज अ सोशल साइंस। क्या है ये? एक सोशल साइंस
which studies the behavior of individual, behavior of economy, behavior of society, क्या, that how they will choose their scarce resources in order to fulfill their wants. अब ध्यान से समझो, अगर किसी भी इंसान को अपनी वांट फुलफिल करनी है तो अपने को एक बात समझनी होगी कि वांट्स तो बहुत ज्यादा होती है। आज मुझे आईफोन चाहिए, कल मुझे आईपैड चाहिए होगा, कल मुझे मैकबुक चाहिएगा, कल मुझे कार चाहिए होगी, कार के बाद मुझे BMW चाहिए रहेगी, BMW के बाद मुझे हवाई जहाज चाहिए रहेगा। कहने का मतलब मेरी वांट तो कभी फुलफिल नहीं होने वाली है या फिर मेरी कंप्लीट नहीं होने वाली है। और प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि मेरे जो रिसोर्सेज है जिससे मैं वांट फुलफिल करने वाला हूं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर। तो भैया इकोनॉमिक्स ये समझाता है कि कैसे सोसाइटी अपने स्केर रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगी अपने ज्यादा से ज्यादा वांट फुलफिल करने के लिए। लेकिन सर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए एक सिंगल वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कि भैया रिसोर्सेस का जितना डिमांड है, रिसोर्सेस की जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई क्या है? बहुत कम है। सर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझो, जैसे अगर मान के चलो लोगों को जॉब चाहिए, ठीक है, तो जॉब की डिमांड बहुत है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे कंट्री में क्या है? बहुत कम है। इसीलिए ये जो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी हो जाता है या जॉब जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? स्केयर हो जाती है। इसलिए तो उसकी वजह से क्या है, हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होती। प्रॉब्लम कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या सर जहां जहां स्केयर रिसोर्सेस होंगे वहां क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हां जी। और क्या सर ये हर कंट्री को झेलना पड़ता है? बिल्कुल, ये हर कंट्री को झेलना पड़ता है, चाहे वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर कंट्री को रिसोर्सेज स्केयर होने वाली प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। ओके सर, लेकिन ये स्केयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? सर स्केयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम अराइज हो रही है दो चीजों से। सबसे पहली बात, स्केयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम अराइज हो रही है दो प्रॉब्लम, ध्यान से समझना। पहली बात तो रिसोर्स स्केयर है, रिसोर्स क्या है? स्केयर है। और प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। अब ये तो हो गया रिसोर्सेस के फीचर, बट एडिशन टू दिस रिसोर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस का क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब होता है, ध्यान से समझना, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि एक तो पहली बात आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अब उसके बाद ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, कोविड की वजह से बहुत डिमांड बढ़ी थी ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत कम है। और अब प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए या हॉस्पिटल में यूज नहीं होता, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है। क्यों अराइज हो रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्योंकि भैया अब हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार एक तो O2 स्केयर है और हॉस्पिटल वाले भी मांग रहे हैं, हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, और हॉस्पिटल वाले मांगने के साथ साथ ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लगता है। तो कुल मिलाकर हम इसे बोल लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज का क्या कर सकते हो आप? ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ध्यान से समझना, जब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है उसके कारण इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम अराइज होती है, जिससे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मतलब होता है, ध्यान से समझना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी
ये 3 प्रॉब्लम को अराइज करता है, समझाता है। कौन सी 3 प्रॉब्लम दोस्तों? पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, बहुत अच्छा। और तीसरा क्या होगा? जोर से चिल्ला के बोलो दोस्तों, तीसरा क्या होगा? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ध्यान से समझो, बहुत बेसिक सा नॉलेज ले लो, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब इकोनॉमी में ये डिसाइड करना है, इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि क्या बनाए। क्या बनाए के साथ ना 2 प्रॉब्लम आती है। क्या डिसाइड करना है? व्हाट टाइप ऑफ कॉमोडिटी, व्हाट टाइप ऑफ कॉमोडिटी। और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ लग के आता है इन हाउ मच क्वांटिटी, इन हाउ मच क्वांटिटी। अब पहला क्वेश्चन भैया कौन सी कॉमोडिटी बनाएंगे? तो सर कौन सी कॉमोडिटी होती है? हमारे पास 3 होती है, 4 होती है। कैपिटल, कंज्यूमर, तीसरा होता है सिविल और चौथा होता है दोस्तों वॉर गुड्स। तो हमारे पास 4 कॉमोडिटी है जो जिसमें से हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है इन हाउ मच क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है दोस्तों कंट्री टू कंट्री, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। दूसरा होता है, दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। इसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टू टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक भी बोला जाता है। दैट इज हमें अब करना है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने डिसाइड कर लिया कैपिटल और सिविल बनाएंगे, तो दिक्कत यह है कि बनाना कैसे है, टेक्निक कौन सी होगी? काहे की टेक्निक सर? प्रोडक्शन करने की टेक्निक। तो प्रोडक्शन करने की टेक्निक कितनी हो सकती है दोस्तों? 2 हो सकती है। या तो आप लेबर इंटेंसिव में जाइए, इंटेंसिव मतलब या तो आप लेबर का यूज ज्यादा करें और मशीन का यूज क्या करेंगे आप? कम। लेबर ज्यादा, लेबर ज्यादा, मशीन कम। ऐसा कब करेंगे अपन? जब वो इकोनॉमी क्या होगी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी होगी। क्या होगी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जैसे कि अपना इंडिया। दूसरा हम लोग देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब होता है जहां पर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए मशीन ज्यादा दोस्तों, मशीन ज्यादा और लेबर का काम कम यूज करेंगे। ये कब करते हैं? जब आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड होती है। क्या होती है दोस्तों? डेवलप्ड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब होता है कि कंट्री में किसके लिए बनाना है। कंट्री में लिए अगर हमको पुअर लोग ज्यादा है तो पुअर के लिए ज्यादा, रिच के लिए कम बनाएंगे, और अगर पुअर कम होंगे तो रिच के लिए ज्यादा बनाएंगे। ध्यान से समझो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का सारा दारोमदार इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी मतलब प्लान्ड इकोनॉमी है, या फिर आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फिर आपकी मार्केट इकोनॉमी है। ये जो इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि किसके लिए बनाना चाहिए। अब ध्यान से समझना, जब हमको समझ में आ जाता है कि कितने टाइप की प्रॉब्लम, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम देख ली, तो अब अपने को यह समझना होता है कि भैया इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक्स होते हैं 2 ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। कितनी ब्रांचेस दोस्तों? 2। सबसे पहली जो ब्रांच होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब उसमें सबसे पहला होगा, ध्यान से समझना। अब हमको एक चीज क्लियर करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स और व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे चलते हैं, वीडियो को आगे ले चलते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहला तो डिस्कस करना है अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी दोस्तों, तो देखो इकोनॉमिक्स में होते हैं 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आई है वो इंडिविजुअल को डिनोट करता है और ए जो है एग्रीगेट को डिनोट करता है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल। तो क्या करता है यहां पर? ये स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। क्या करता है? स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। अब ध्यान से समझना, इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या सर? एग्जांपल के लिए अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, अ सिंगल प्रोड्यूसर। अब बेसिकली हम लोग यहां पर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर सकते हैं। ध्यान ये समझना कि यहां पर एक सिंगल इंडस्ट्री भी हो सकती है। सिंगल इंडस्ट्री मतलब क्या? यहां पर पूरे जितने भी कॉटन इंडस्ट्री है उसकी भी बात कर सकते हैं। भले ही कॉटन इंडस्ट्रीज में
4000 फर्म आए, लेकिन अगर वो सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री है तो इट विल बी कंसिडर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, वेयर एज इट स्टेट्स इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एज अ होल. इसीलिए यहां पर एक वर्ड याद रखना है आपको, एग्रीगेट वर्ड. ठीक है सर, आगे चलते हैं. सर हमारा मेन फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या होता है? पूरा मेन फोकस होता है प्राइस डिटरमिनेशन. क्या होता है हमारा पूरा फोकस? प्राइस डिटरमिनेशन. और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा फोकस सकता है इनकम एंड डिटरमिनेशन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन. तो बेसिकली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस पे फोकस करते हैं, जबकि मैक्रो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करते हैं. इसलिए इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम हो जाता है प्राइस थियरी, और इसका दूसरा नाम हो जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ओके, मेरे साथ बोलते जाएंगे दोस्तों. पहला जो डिफरेंस पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल यूनिट. दूसरा क्या पढ़ा था? इकोनॉमी एज अ होल. उसके बाद हमारा पूरा फोकस क्या रहता है? प्राइस पर. इसमें क्या रहता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर, इसलिए उसका नाम भी ये पड़ जाता है. लेकिन सर जब हम लोग प्राइस डिसाइड करते रहते हैं तो हमारा मेन बेसिक टूल्स क्या होता है? किस बेसिस पर हम लोग प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं? तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई हमारे टूल्स बनते हैं. क्या बनाने के? क्या डिटरमिन करने के? प्राइस डिटरमिन करने के टूल्स बन जाते हैं. तो इनको कहलाते हैं भैया टूल्स. तो सर यहां भी टूल्स होते हैं क्या? हां जी. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन के लिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमारे टूल बन जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करते हैं. अब ध्यान से समझना. अब आते हैं दो सबसे मेजर पॉइंट. ध्यान से समझो. यहां पर जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है ना, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो होता है दोस्तों, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वो याद कर लेंगे. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है लिमिटेड. भले ही आप सिर्फ कॉटन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, भले उसमें 4000 होंगे, लेकिन वो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है लिमिटेड है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है सर हायर. क्या होता है दोस्तों? हायर होता है. ठीक है सर. अब दूसरा ये कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स दैट इज इनकम और एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहने वाले. तो मैं लिखता हूं while studying the microeconomics या micro, all macro variable will be क्या लिख सकते हैं? will be assumed to be constant. क्या लिखना है दोस्तों? assumed to be constant. और इसका जस्ट मैं इस तरफ लिखूंगा कि जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे दोस्तों? मैक्रो पढ़ रहे होंगे. जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? मैक्रो पढ़ रहे होंगे. तो ऑल क्या लिखूंगा मैं? ऑल माइक्रो वेरिएबल क्या हो जाएंगे? assumed to be constant. अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, हमारे पास दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब ध्यान से समझना. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा इकोनॉमी, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बाद क्यों स्टडी कर रहे हैं? स्कार्सिटी के रीजन, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, उसमें अपन ने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और अभी हमने डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. ध्यान से समझना. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी पसंद नहीं आई, और अगर हो सकता है किसी को ब्रह्मास्त्र मूवी पसंद आई होगी, तो ऐसे स्टेटमेंट जो ओपिनियन, जजमेंट, पर्सनल बिलीफ पे डिपेंड करते हैं या पर्सनल बिलीफ के बेसिस पर अराइज हुए हैं, तो उनको बोलते हैं नॉर्मेटिव. स्टेटमेंट विच आर बेस्ड ऑन what? Based on what?
इंडिविजुअल ओपिनियन। किस पे डिपेंड करते हैं? इंडिविजुअल ओपिनियन पे। तो उसको बोलते हैं अपन क्या भैया? नॉर्मेटिव। और जो स्टेटमेंट फैक्ट्स के बेसिस पर, जैसे केजीएफ 2022 की सबसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फर्स्ट डे में सबसे पहली ओपनिंग पे खड़ा हुआ है, मतलब ओपनिंग के मामले में फर्स्ट डे में केजीएफ है 54 करोड़ के साथ। ये तो फैक्ट हो गया ना। ये स्टेटमेंट हमने इंडिविजुअल ओपिनियन पे नहीं दिया, हमने किस पे दिया है? जो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, क्या लिखूंगा मैं? स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, सम डेटा, सम फैक्ट्स एंड डेटा। अब मेरे को बताओ, दोनों में से वेरीफाई करना किस में आसान है? भैया ऑब्वियस सी बात है, इसमें आसान है, क्योंकि हमारे पास क्या है? फैक्ट और डेटा, वो तो हवा में दिया गया है, इसलिए इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। तो मैं यहां लिखूंगा इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्योंकि ये किस पे बेसिस पर दोस्तों? ये था ओपिनियन पे। इसका मतलब ध्यान से समझना, इसमें लिख सकता हूं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन यहां मैं लिख सकता हूं बेस्ड ऑन सम जजमेंट, या फिर क्या लिख सकते हैं? जजमेंट, या फिर लिख सकते हैं ओपिनियन पर। अब अगला लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें क्या बात होती है? व्हाट इज, व्हाट वाज, बस। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है? शुड बी, कुड बी एंड शुड हैव बीन, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? यहां पर आ रहा है ओपिनियन। ओके, अगला जो टॉपिक अपन शुरू करते हैं वो करेंगे दोस्तों पीपीसी। क्या करेंगे? पीपीसी में मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि अपन डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते जी सर। तो अपन पढ़ते हैं पीपीसी में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पीपीसी के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पीपीसी की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, ध्यान से समझना, दो। सबसे मेजर जो होती है वो होती है दो। सबसे पहला होता है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, इसलिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ वन गुड we must have to decrease production of अदर गुड। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक गुड को ज्यादा बनाने के लिए दूसरे को कम क्यों कर रहे हैं? दोनों को ज्यादा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जल्दी से बोलो दोस्तों, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। क्या लिखेंगे दोस्तों? रिसोर्सेस आर लिमिटेड। टीचर भी खुश हो जाएगा। फिर है पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड क्यों बनता है दोस्तों? कॉनकेव शेप बनता है पहले तो बिकॉज ऑफ, पहली लाइन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग एमआरटी। अब ध्यान से समझना, एमआरटी इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज एमआरटी इंक्रीजेस ड्यू टू, ध्यान से समझना, as we know due to assumption resources are not equally efficient। क्या बनने वाला? equally efficient। तो भैया अगर हम जो बंदा किसी में स्किल्ड है, अगर उसको अनस्किल्ड काम पे, जो उसका फोटे नहीं है, जो उसका अभी तक जैसे वो बनाते आ रहा था, जो उसका सबसे मेन हैबिट था, वो काम पे नहीं देके उसको बहुत ही अलग काम दे दोगे, तो ऑब्वियस बात है उसकी एफिशिएंसी गिरेगी और प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान से समझना, हमको याद रखनी पड़ती है कुछ अजम्पशंस क्या है? सबसे पहली, देयर विल बी कितने गुड्स? 2 गुड्स इन द इकोनॉमी। दूसरा अपन लिखेंगे
रिसोर्सेस क्या रहेंगे, रिसोर्सेस विल बी गिवन या फिर कांस्टेंट। इसी के कारण एक और assumption बन जाता है थर्ड, टेक्नोलॉजी विल बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी विल बी व्हाट, कांस्टेंट। मैं बताऊंगा इन दोनों का मतलब क्या हो रहा है। फोर्थ अभी अपन ने यहां पर समझा, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट in both the cases, both the goods। अब ध्यान से समझो सर, ऐसा अजम्पशन क्यों लेना पड़ रहा है सेकंड और थर्ड। मैं आपको बताता हूं सेकंड और थर्ड क्यों लेना पड़ रहा है। ध्यान से समझो, अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिसोर्सेज बढ़ गए, सर रिसोर्सेज बढ़ गए मतलब क्या होता है, फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया या फॉरेन ने हमारे कंपनी से इन्वेस्टमेंट हटा लिया, तो रिसोर्सेज अगर कम होते हैं, लेकिन ध्यान से समझना ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, दोनों गुड्स के रिसोर्सेज अगर बढ़ या कम जाते हैं, तो पहले अगर पीपीसी ऐसा बन रहा था तो पीपीसी ज्यादा बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पोटेंशियल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हमारा पोटेंशियल आउटपुट बढ़ गया। मतलब हम लोग जितना बना सकते थे अब उससे ज्यादा बना पाएंगे। आगे रिसोर्सेज अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। हमारा पोटेंशियल आउटपुट कम हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझना दोस्तों, एक चीज फोकस करना, अगर आप अंडर यूटिलाइजेशन करते हो, ध्यान से समझो, रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप जितना एक्सपेक्टेशन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना आप पोटेंशियली अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, अगर उतना करते हो तो फिर पीपीसी के पॉइंट का जितना आपने सोचा था उतना बनेगा। अगर आप अंडर यूटिलाइजेशन करते हो तो यहां पे बनेगा पॉइंट। तो ध्यान से समझो, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को मिला के अपन बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसको? ये सारे को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। और ये सारे को, और एक चलो नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ये जो पॉइंट है ए से लेके जी तक, इनको बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन। जो है ये वाला पॉइंट एच, उसको क्या बोलते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन। और जो होता है अनअटेनेबल, जो हमारे पहुंच के बाहर है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो हमारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन से बाहर हो चुका है पोटेंशियल के। यहां तक चले। फर्स्ट चैप्टर में सबसे बेसिक जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पीपीसी की प्रॉपर्टीज। अब एक जो टॉपिक बचा हुआ है वो है रिसोर्सेज अगर एक गुड्स में चेंजेस आ रहे हैं। किसमें गुड्स में आ रहे हैं? अगर एक में। अब ध्यान से समझो, अगर मान के चलो एक्स कॉमोडिटी के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर एक्स कॉमोडिटी के रिसोर्सेज कम या बढ़ जाते हैं और वाई कॉमोडिटी के रिसोर्सेज बढ़ या कम जाते हैं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ध्यान से समझना। अब चलते हैं यहां पर, अगर x के रिसोर्सेज बढ़ गए तो सिर्फ x ज्यादा बन पाएगा, और अगर x के कम हो गए तो x कम बनेगा। और अगर y के रिसोर्सेज बढ़ गए तो y ज्यादा बनेगा, y के कम हो गए तो y, x तो उतना ही बनेगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये है y, ये है x। अब ध्यान से समझो, पीपीसी जो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो एक काम करिए, जैसे ही ये वीडियो यहां पर खत्म हो रहा है, इसके जस्ट बाद अपने नोट्स या फिर अगर आपको डायरेक्ट शीट में जंप करना है तो प्लीज करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।